सर आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है। सॉरी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में किया था। स्विचिंग टेक्निक्स में हमारी तीन स्विचिंग टेक्निक्स थी: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। अब हमें जो आज चैप्टर पढ़ना है, दिस इज डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। उसमें दो चीजें हैं, एक है ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मीडिया इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन चैनल जो वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। कम्युनिकेशन चैनल इज आइदर अ फिजिकल मीडियम such as wire or a logical connection, or maybe some radio channel, maybe some wireless channel. This is called transmission media. ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड के ऊपर हमारे ये चीजें निर्भर करती हैं कि जो सेंडर है और रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें क्या वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम एक ही डेटा भेज रहे, जैसे रेडियो, जो रेडियो होता है, एफएम होता है, उसमें क्या होता है कि ब्रॉडकास्ट होता है। तो डेटा जो ब्रॉडकास्ट होता है, जहां से ब्रॉडकास्ट होता है, लोग उस पर ट्यून होके उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जाके उस डेटा को सुन सकते हैं, लेकिन उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो एक डेटा ट्रांसफर का मीडियम वो भी है। दूसरा मीडियम क्या है? आपने वॉकी टॉकी देखे होंगे। क्या नाम है, पहाड़ी इलाकों पे हमारी अक्सर हमारे जवान जो होते हैं, फोर्स के जो यूनिट होती हैं, वो यूज करती हैं वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी का यूज क्या है कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा। जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा व्यक्ति सुनता है, और जब दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो फिर पहला वाला सुनेगा। यानी जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो एक समय में होगा। एक सेंडर होगा तो एक रिसीवर होगा, एक रिसीवर होगा तो एक सेंडर होगा। तो एक मीडियम वो भी है। दूसरा मीडियम क्या है? हम लोग एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम दोनों लोग बात कर सकते हैं, दोनों लोग व्यू शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोल सकता है। तीसरा चौथा मीडियम क्या है कि आप तो बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, डेटा उसके साथ साथ आप डेटा भी सेंड कर सकते हैं। पैरेलल बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फुल फुल डुप्लेक्स। जो सबसे पहला मैंने बताया कि जब रेडियो वाला केस है, दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स, जिसके अंदर केवल एक सेंडर है, बाकी सब लोग रिसीवर हैं और केवल उस ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर रहे हैं। वॉकी टॉकी के अंदर हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब एक बार में एक ही व्यक्ति एक्टिव रह सकता है। फिर हमारा फुल डुप्लेक्स आता है। फुल डुप्लेक्स में दोनों व्यक्ति इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल वॉइस ट्रांसफर होती है। वहां पर हम बल्क डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर हम डेटा और वॉइस दोनों ट्रांसफर कर सकें, दिस इज फुल फुल डुप्लेक्स। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसमिशन मोड। जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ट्रांसमिशन मोड आपके बुक में या हो सकता है पीपीटी में ना दिया हो। नेक्स्ट टर्म इज बैंडविड्थ, the amount of data that can be transferred from one point to another point. It is measure of the range of frequency a transmitted signals occupies. In digital system, bandwidth is the speed in bits per second. In analog system, bandwidth is measured in terms of the difference between the highest frequency signal and the lowest frequency signal component. Bandwidth is expressed in hertz, kilohertz and megahertz. आपको पता है हर्ट्स इसका सिंबल होता है, आपने पढ़ा भी होगा एनालॉग वेव्स के अंदर। तो ये चीज हो गई अबाउट द बैंडविड्थ। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के केस में है। डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट इज द अमाउंट ऑफ डेटा इन द डिजिटल फॉर्म that is moved from one place to another place at a particular interval of a time in a network. Data rates are often measured in a megabits per seconds या मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो उसकी यूनिट्स आपके सामने है। अगर हमें देखिए, इसमें कैपिटल वी का मतलब होता है बाइट्स और स्मॉल वी का मतलब होता है बिट्स। ये देख लीजिए ध्यान से। इस तरीके से हम लोग बाइट्स और बिट्स में डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए इधर कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, सब स्मॉल में हो। तो ये सारी मेजर्स यूनिट्स हैं डेटा ट्रांसफर रेट। अब आते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम्स।
ट्रांसमिशन मीडियम्स में हमारा सबसे पहला है वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड मतलब फिजिकल मीडियम होगा इन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जैसे हमने सर्किट स्विचिंग में पढ़ा था कि एक परमानेंट सर्किट स्टेब्लिश हो जाता है, वो सर्किट जो स्टेब्लिश होगा वो वायर का होगा, वायर्ड नेटवर्क होगा। तो वायर्ड नेटवर्क्स को कभी कभी हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, उसे हम इथरनेट नेटवर्क भी कहते हैं। एंड दिस इज कॉमनली कॉल्ड लैन टेक्नोलॉजी, लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसमें तीन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। अगर आप वायर्ड नेटवर्क की बात करेंगे तो तीन तरीके के केबल्स आती हैं। ये केबल है एक तरीके से। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। तो इसको ट्विस्टेड पेयर क्यों कहा जाता है? देखिए जो वायरें हैं वो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड मैनर में कनेक्टेड है। ये देखिए एक वायर दूसरे के साथ इस तरीके से ट्विस्टेड मैनर में है, इसीलिए इसे ट्विस्टेड पेयर किया जाता है। ये ट्विस्ट होने का कारण ये है कि क्रॉस टॉक ना हो। क्रॉस टॉक का मतलब किसी दूसरे का सिग्नल हमें सुनाई ना दे, उसके लिए इस तरीके से वायर्स को ट्विस्ट कर दिया जाता है। इसके एडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसकी स्पीड जो होगी, इसमें जो डेटा ट्रेवल का जो रेट होगा वो कम होगा। ये आसानी से इंस्टॉल की जा सकती है। हमारी लैब में जो लगा हुआ है वो यही केबल है, इसे इथरनेट केबल भी कहा जाता है। रिलायबिलिटी बहुत लो है, बहुत जल्दी खराब हो सकता है, बस्ट कर सकता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, टेलीफोन नेटवर्क के अंदर इस तरह की केबल्स को हम लोग यूज करते हैं। लैन में भी हम लोग इस तरह की केबल्स को यूज करते हैं। इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो 10 एमबीपीएस से लेके बिट्स पर सेकंड तक है। और इसकी जो रेंज होती है वो 100 मीटर। 100 मीटर का मतलब ये हुआ कि 100 मीटर के बाद आपको कोई ना कोई नेटवर्किंग डिवाइस लगानी पड़ेगी जो उसके सिग्नल को वापस उसकी उस फॉर्मेट में कर दे। 100 मीटर के बाद जो सिग्नल्स होंगे वो वीक होने लगेंगे और उसमें अनवांटेड सिग्नल्स जनरेट होने लगेंगे। इसीलिए इसके डेटा ट्रांसफर की रेट उसने 100 मीटर दी है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल जो होती है वो भी डेटा को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में करती है। कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर। स्पीड भी ज्यादा होती है और इसको आसान करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए थोड़े प्रोफेशनल्स लोग चाहिए। रिलायबिलिटी उससे बेहतर होती है। और सबसे ज्यादा कोएक्सियल केबल का यूज हम लोग टाटा स्काई, डिश टीवी और जो केबल कनेक्शन हमारे घर में मौजूद है जिससे हम टीवी देखते हैं उसके लिए यूज में लाया जाता है। इसकी स्पीड जो होती है वो 100 एमबीपीएस, मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। और मेगाबिट्स और पर सेकंड होगी। और डेटा ट्रांसफर जो रेंज होगा वो होगा 185 एम से 500 एम, इस तरीके का होता है। नीचे इसने एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रखा है। और सबसे कॉस्टली जो होता है वो होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। आजकल आप सुन रहे होंगे कि एयरटेल और जियो ऑप्टिकल फाइबर डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा स्पीड होती है ऑप्टिकल फाइबर की, क्योंकि इसमें जो डेटा ट्रेवल करता है वो इन फॉर्म ऑफ लाइट होता है। और आप सबको पता है कि जो लाइट वेव्स होती हैं उनकी जो ट्रेवल कैपेसिटी है वो इन कंपैरिजन टू अदर्स बहुत ज्यादा है। कोई बता सकता है सबसे लाइट की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा होती है ट्रेवल कैपेसिटी? सर लाइट की ज्यादा होती है। कितनी होती है? सर याद नहीं है। सर 3 सर 3 × 10 पावर मीटर पर सेकेंड। चलिए वो आप लोग बेहतर जान रहे हैं, अब हमको उतना याद नहीं है लाइट वाला। लेकिन लाइट की जो बेहतर होती है। और लाइट किस मीडियम में ट्रेवल करता है, किस किस में, अगर अगर उसका मान लीजिए जो अंदर वायर का मीडियम है, अगर वो पर्टिकुलर मीडियम क्या होना चाहिए जिसमें और ज्यादा उसकी फास्ट होगी? हम्म, बताइए। सर लाइट की स्पीड सबसे फास्टेस्ट वैक्यूम में ही होती है। वैक्यूम में होती है। अगर मान लीजिए मीडियम जो है वो ग्लास होगा तब सर स्पीड स्लो होगी फिर। उससे और जब जब कोई लाइट वेव उससे टकराएगी, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास मीडियम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगा। पढ़ा है नहीं ये सब चीजें? यस सर। जब कोई कोई मीडियम के थ्रू कोई भी वेव टकराती है तो उसमें एक एंगल बनाती है जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जैसे ही उससे टकरा के उससे फिर वापस जाती है। तो जब कोई मीडियम होगा तो उस मीडियम में वो क्या करेगा कि जैसे ही उसमें ट्रेवल करेगा, इन्होंने कहा कि वैक्यूम में ज्यादा होती है, ठीक है गुड, लेकिन हमें वैक्यूम में अभी डेटा को ट्रेवल नहीं कराना है। अभी हमारा जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसके अंदर एक ग्लास का मटेरियल होगा,
और वो उससे जब कोलाइड करेगी तो फिर फटाक से दूसरे से कोलाइड करेगी, और इस तरीके से डेटा का ट्रेवल रेट जो होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ग्लास मटेरियल होने के कारण वो डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। अगर हम उसका सही से मेंटेनेंस नहीं करें और सही से उसको यूज ना करें तो वो डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने के बाद फिर हमें बहुत दिक्कत होगी ये डिटेक्ट करने पे भी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। स्पीड इन कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल भी इसकी हाई है। प्रोफेशनल्स इंस्टॉल करते हैं इसको। रिलायबिलिटी इन कंपैरिजन टू बोथ बहुत ज्यादा है, और इसका सबसे ज्यादा आजकल यूज इंटरनेट में, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में एयरटेल का जो एक्सट्रीम ऑप्टिकल फाइबर है या जियो फाइबर है, वो आजकल इसको यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स को। और इसकी स्पीड जो होती है वो 100 Gbps तक या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इस तरीके से वायर होता है। अगर आप लोग उन वायर्स को देखेंगे, अगर आप किसी के घर में ऑप्टिकल फाइबर है तो आप देखे होंगे कि जो आपके घर में वायर आ रही होगी वो इस तरीके के उसमें वायर्स होंगे बहुत सारे। wireless networks wireless networks it uses high frequency radio waves rather than the wire to communicate। इसमें वायर यूज नहीं होती, वायरलेस मीडियम होता है। wireless allows for devices to be shared without network cable, which increase mobility but decreases range। कल क्या जब लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा पूछ के आइएगा कि इंफ्रारेड क्या होता है, रेडियो वेव्स क्या होता है। पहले इंफ्रारेड वेव्स के बारे में बताइए, उसकी प्रॉपर्टीज बताइए। हाँ, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? कौन है? हेलो सर। पुर्णेश बोलो। सर जो इंफ्रारेड सर जो होता है सर वो दीवारों के आर पर सर सिग्नल नहीं भेज सकता है सर। तो मतलब हमेशा जो मतलब ट्रांसमिशन। वॉल को पेंट्रेट नहीं कर सकता, यस सर। यही सर ना? जो उसका सर जो मीडियम सर जो वो ट्रैवल करता है सर, उसका डेटा सर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है सर। गुड। अगर हम सर टेढ़े से अगर हम टेढ़ा करके अगर हम रिमोट का बटन दबाएंगे सर उसमें काम नहीं करेगा सर। हमको एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला के तब अगर बटन को प्रेस करेंगे सर तो वो वर्क करेगा। और सर ये अधिकतर शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। गुड, वेरी गुड, तुमने बहुत सही बताया। उसमें तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। शॉर्ट रेंज अगर नहीं होता तो जैसा मांडवी ने बताया कि रेडियो वेव्स है, तो पता लगा कि आप टीवी बंद कर रहे हैं और आपके पड़ोसी की भी टीवी बंद हो जाती। आप एसी ऑफ कर रहे हैं, आपके पड़ोसी का भी एसी ऑफ हो जाता। ये हो जाता शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन की वजह से। लेकिन शॉर्ट रेंज के साथ इसकी एक खूबी और है कि ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेंट्रेट नहीं करता, बाहर नहीं निकलता उससे। जैसे आप वॉल की तरफ, अगर आपने कभी ट्राई किया हो, टीवी आपके दूसरी साइड में है और आप उसके उल्टे साइड में रिमोट दबा रहे हैं, तो वो वॉल से टकराएगा, और टकराने के बाद फिर जैसा इन्होंने बताया कि स्ट्रेट लाइन में वापस जाएगा और टीवी बंद हो जाएगी। ऐसा कभी ट्राई किया है किसी ने? हाँ। Yes, sir. नो Yes, सर। sir. Yes, sir. यस आपने सर। आपने टीवी की तरफ ना करके उल्टा डायरेक्शन में किया हो, जिधर वॉल हो, और उधर पे आपने सिग्नल किया हो, वो उधर से टकरा के वापस जाके टीवी बंद हो। लेकिन उसके लिए आपकी जो रिमोट की बैटरी होगी वो थोड़ा सा पावरफुल होनी चाहिए। ये नहीं कि तो मरंत अवस्था में है तब आप ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उसको सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए भी कुछ पावर की जरूरत होती है। तो जैसा हम लोगों ने इन्होंने बताया कि इंफ्रारेड वेव्स की दो चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें। सबसे पहला कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है। दूसरी बात कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस नहीं करता, पेंट्रेट नहीं करता। At a time, only two devices can communicate. Therefore, information passed to one device is not leaked to another device. आप जो भी सिग्नल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हम लोग यूज करते हैं, गाड़ी जो होती है, फोर व्हीलर जो होती है, उसमें जो रिमोट सिस्टम होता है वो भी इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जो हमारा एसी है उसका जो रिमोट है, टीवी है उसका जो रिमोट है, आजकल जो फैन आए हैं उनका जो रिमोट आ रहा है, ये सारे के सारे इसी पर्टिकुलर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। मुझे अच्छे से याद है जो शुरू में मोबाइल्स आए थे
वो भी डेटा ट्रांसफर, जैसे आप ब्लूटूथ का यूज करते हैं, वो क्या करते थे, इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते थे, उसमें इंफ्रारेड ऑलरेडी होता था और उसकी हेल्प से हम डेटा को भी ट्रांसफर करते थे। हो सकता है स्पीड बहुत ज्यादा ना हो जैसे कि आज है, लेकिन फिर भी डेटा ट्रांसफर होता था। मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैंने देखा है इंफ्रारेड अनेबल मोबाइल्स। आजकल जो कई कंपनियां ऐसी हैं जो रिमोट की फैसिलिटी आपके मोबाइल के अंदर ही देती हैं, बस उसका उसमें बेहतरीन यही होगा कि वो इंफ्रारेड सपोर्टेबल होगा, ताकि आप वो पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड कर लें रिमोट वाली और मोबाइल से ही रिमोट ऑपरेट करने लग जाए। ऐसा किसी ने किया है? यस यस सर। सर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सब। हेलो हेलो, यस सर। यस बोलिए। सर। मांडवी कोई बोल रहा था, मुझे हो सकता है मुझे क्लियर ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, पेंट्रेट नहीं कर सकता और इस तरीके से हमारा वर्क करे। ऐसा नहीं है कि सभी मोबाइल्स में ये फैसिलिटीज होंगी। जैसे कई मोबाइल ऐसे होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर फैसिलिटी नहीं होती, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग रिमोट की ऐप डाउनलोड करके उसको ऑपरेट कर सकें। उसमें जिसमें ये प्रॉपर्टी होगी, एनेबल्ड होगी, वही यूज कर पाएगा। रेडियो वेव ट्रांसमिशन कौन बताएगा? रेडियो वेव ट्रांसमिशन? नहीं, पुर्णेश को छोड़ के बाकी लोगों को भी कहा था। सर रेडियो वेव्स कुछ लॉन्ग रेंज तक ट्रैवल कर सकती हैं, कुछ मीटर्स। और सर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट भी कर सकती हैं सर, इसलिए डायरेक्शन कैसी इनको होती है? सिंगल डायरेक्शन होती है कि कैसी होती है? डायरेक्शन कैसी होती है? इसमें एक वर्ड लिखा है ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है रेडियो वेव्स आर प्रोपेगेटेड इन ऑल डायरेक्शंस, therefore sending and receiving antennas do not have to be aligned, penetrate solid objects, inexpensive mode of communication। अक्सर इनको हम लोग पहाड़ी इलाकों में यूज करते हैं और इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर इसलिए नहीं है, अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि जब दो कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के बीच में हो रहा होता है, तो एक आर्मी का जवान होता है, उसके पीछे एक आदमी बैठ के सिग्नल्स को मैच करा रहा होता है। वो सिग्नल्स को इसलिए मैच करा रहा था क्योंकि वो सारी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा होता है कि कोई हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है। तो वो जब उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाता है जिस पर दो लोग बात कर रहे हैं, तो उनके मैसेज को सुन ले सकता है और उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है। अक्सर इसका यूज हम लोग पहाड़ी इलाकों में करते हैं जहां पर हमारे पास ये सब चीजें फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तब हम उनको रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। मैं जैसा इसमें लिखा हुआ है कि ये एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकती है। तो इन बिटवीन द सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी बात हो रही है वॉकी टॉकी के द्वारा या किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट से, तो वो दूसरा व्यक्ति उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके उसको सुन सकता है। ये इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, माइक्रोवेव। हाँ बताइए। माइक्रोवेव्स। सर मैं बताऊं? बताइए। सर ये इसकी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है और सर अच्छा, इसका वेवलेंथ। एक सेकेंड। इस एक्चुअली ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि चाहे हमने रेडियो वेव पढ़ा, चाहे कोई भी वेव पढ़ा वायरलेस, उन सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होगी और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। जो माइक्रोवेव्स हैं उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी की रेंज रेडियो वेव्स के साथ मैच करती है। सो कभी कभी हम लोग माइक्रोवेव्स को माइक्रो रेडियो वेव्स भी कहते हैं और दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन। हाँ, अब बताइए। और सर इसको हम लोग मोबाइल फोन के लिए यूज करते हैं। कैसे? सर सर वो एंटीना होता है तो सर उसको
सर बताइए बताइए। सब कुछ उसको जगह जगह पे उसको लगाते हैं कि वहां से उसका सिग्नल उस पे जाए और दूसरे एंटीना पे जाए और फिर से उससे दूसरे एंटीना पे जाए तो। इसका जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन से मीडियम होता है, आपने सही कहा है। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि केवी मऊ के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती थी बहुत ज्यादा। हम लोगों ने पहले भी प्लान्स लिए थे लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने स्कूल के छत के ऊपर एक एंटीना लगवा दिया। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वो एंटीना हम लोगों ने लगवा दिया और वो एंटीना में एक डिवाइस लगाई गई, और उस डिवाइस से सिग्नल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए जो हमको जिसने कनेक्शन प्रोवाइड किया, जिस फॉर्म ने, उसने अपने एंटीना के ऊपर एक डिवाइस लगा दी। अक्सर इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आना नहीं चाहिए, इसलिए वो ऊंचाई पे लगता है। आप लोगों ने देखा होगा ये सब चीजें, अक्सर जो टावर होते हैं वो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, या जो एंटीना होते हैं वो छत पर लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना आए, कोई ऑब्स्टिकल ना आए, ताकि वो डेटा कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम। अब क्या होता है, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। अब हमारे सिग्नल से डेटा जाता है, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, और उसने हमारे लिए ही अपने टावर पर एक स्पेसिफिक डिवाइस लगा रखी है ताकि वो उसको सिग्नल रिसीव कर सके। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है इन कंपैरिजन टू अदर्स, कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जहां पर कोई विकल्प हमारे पास नहीं है वहां हम इसको यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एंटीना, बिल्कुल आपने सही कहा, मोबाइल सिस्टम की जो टर्मिनोलॉजी है वो इसी पे बेस है। क्योंकि जब भी कोई मोबाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अभी अपने मोबाइल को ऑफ कर दूं और मैं ऑफ करने के बाद जाके मऊ में ओपन करूं, तो जब मैं ओपन करूंगा तो मैं उस समय किसी ना किसी टावर की रेंज में होऊंगा। तो मेरा मोबाइल ऑन होते ही मैं नहीं कुछ भेजूंगा, मेरा मोबाइल ऑटोमेटिकली वहां पर एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हैंडशेक। हैंडशेक इसलिए होगा क्योंकि वो ये चेक करेगा कि ये जो मोबाइल है, ये जो सिम है, वो किस कंपनी का है, और उसको वो कनेक्शन प्रोवाइड करे या ना करे। आपका होम लोकेशन एड्रेस होता है, HLR जिसे कहते हैं, होम लोकेशन एड्रेस, उसको वो वेरीफाई करेगा और फिर आपको सिग्नल प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से सिग्नल नहीं भेज रहे हैं तो सिग्नल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे। आपके मोबाइल सिस्टम में और जो टावर है उसका जो एक, जिसे हम बेस स्टेशन कहते हैं, उस बेस स्टेशन के बीच में नेटवर्क के सिग्नल्स का ट्रांसफर होता है। अगर आप अपने मोबाइल को रखो, अपने पास रखो और यूज मत करो, और आप 6-7 घंटे ट्रेवल कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपका मोबाइल जो है वो तेजी से डिस्चार्ज होना शुरू होगा। वो इसलिए क्योंकि उस दौरान आपने जितने भी टावर्स हुए होंगे या जितने भी बेस स्टेशन गुजरे होंगे, उन सबसे हैंडशेक और डेटा ट्रांसफर हुआ होगा। कभी आपका किसी का सिग्नल आया होगा, कभी दूसरे का सिग्नल आया होगा। ये सारी प्रक्रिया के दौरान आपके मोबाइल की जो बैटरी है, जो पावर जिससे चाहिए होती है सिग्नल्स को ट्रेवल करने के लिए, वो लॉस करती चली जाती है। So this is the basic fundamental criteria of a micro radio waves. Satellite communications. कौन बताएगा? हम्म। हाँ जी, आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था पढ़ के आने के लिए ये वाला टॉपिक, इसलिए पूछ रहा हूँ। पूछा था आप लोगों ने अपने सर से? एक तो आज संख्या कम है बहुत। सिद्धांत सिंह। यस सर। हाँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन लास्ट क्लास में आप नहीं थे। नो सर, 2 क्लासेस में नहीं था। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सर मेरी इसकी आवाज। कोई रेंज? बोलिए बोलिए। यस। यस सर। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर इसकी कोई मतलब रेंज वो नहीं होती कि हाँ ये इतने से इतने रेंज तक ही इससे कम्युनिकेशन हो सकता है? हम्म आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, अब इसको बताने के लिए आप थोड़ा सा लेयर्स का कॉन्सेप्ट बताइए कि मीडियम ये है, डेटा ट्रैवल इस तरह से कर रहा है, कोलिजन इस टाइप से मीडियम से होगा, फिर वहां रिसीवर होगा। जैसे मैंने अभी इन्होंने बताया कि सर माइक्रोवेव्स के लिए जो बेस स्टेशन होते हैं वहां से सिग्नल और हमारे मोबाइल इक्विपमेंट के बीच में सिग्नल का ट्रांसफर होता है। अब आप साइंस के सब स्टूडेंट्स हैं, सैटेलाइट फोन्स जो होते हैं, जीपीएस फोन्स होते हैं, जो जीपीएस आपके मोबाइल में आप लोग जो यूज कर रहे हैं, या ब्रॉडकास्टिंग है या इंटरनेट है या टेलीविजन है,
इन सब में हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का यूज करते हैं। तो किस तरीके से यूज होता है मैं वो थोड़ा जानना चाहता हूँ। हम्म। बाकी लोग, नीलेश। यस सर। हम्म। सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इन जनरल जब छोटी डिवाइसेस लगी होती हैं तो हम्म। कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिवाइस की जरूरत नहीं होती है, वो आपस में वॉइस ट्रांसफर तो हो जाता है। कैसे लेकिन कैसे जब कैसे? हमारा ये सैटेलाइट 22,300 मील ऊपर है, हम्म, ऐसा रफली एस्टिमेट लगाया है इसने, मुझे नहीं पता कितना ऊपर है, जो उसने डायग्राम बना हुआ है। एक अपलिंक स्टेशन है, एक डाउनलिंक स्टेशन है। अपलिंक हम्म, स्टेशन का मतलब आप ये समझिए कि जो चीजों को डिमांड कर रहा है, और डाउनलिंक स्टेशन का मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो आपकी डिमांड को फुलफिल कर रहा है या डेटा को प्रोवाइड कर रहा है, अपलोड और डाउनलोड की तरह से समझ लीजिए। हम्म, उसके बीच में एक सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट क्या काम कर रहा है? आप लोगों ने सर पढ़ा होगा ना, ये सब चीजें पढ़ी होंगी ना फिजिक्स में। सर जैसे कि जो एंटीनाज होते हैं हम्म। उनपे कॉनकेव मिरर लगा होता है, ठीक है। और गुड। उसकी जो फोकल लेंथ होती है उस पे एक हम्म। रिसेप्टर लगा होता है। और हम्म। चूंकि जो ये एक बेसिक फिनोमिना है कि जब कोई भी लाइट रे इंफिनिटी से आएगी तो वो हम्म। कॉनकेव मिरर पे टकरा के फोकल लेंथ पे वो जाके स्ट्राइक करेगी। इसी वेरी गुड। फिनोमिना पे जब लाइट रे सैटेलाइट से आती हैं तो हम्म। एंटीना पे टकरा के फोकल लेंथ पे आ जाती हैं, और फिर ठीक। फोकल लेंथ से हमारा रिसेप्टर उससे रिसेप्ट करके और जो भी केबल लगा होता है उसमें वो डेटा वेरी ट्रांसफर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यू आर राइट। उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो, हाँ मतलब सैटेलाइट तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ होगा, आप सब लोगों को पता है, काफी ऊंचाई पे है। तो ये लगाने का हमारा मोटिव क्या होता है? जैसे एंटीना हम लोगों ने बहुत ऊपर बनाया माइक्रोवेव्स के लिए, क्योंकि उसकी जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी थी वो, उसमें हम लोग ये सोचते थे कि किसी ऑब्जेक्ट से उसका टकराव ना हो। आपने टेक्निकली तो सही चीजें बताई है, लेकिन जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो नहीं बताया किसी ने अभी तक। वेरी लॉन्ग कम्युनिकेशन होगा, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन होगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, इट कैन नॉट पेंट्रेट द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू दिस, ये चीजें हम करते हैं। वेरी एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन मोड है, कहाँ का यूज किया जाता है जीपीएस सिस्टम में। लेकिन व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिक क्राइटेरिया, ऐसा क्यों होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है। कम्युनिकेशन और फ्रीक्वेंसीज आपके सिलेबस में है या नहीं फिजिक्स के, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। वेव्स। सर कम्युनिकेशन वाला चैप्टर हटा दिया गया फिजिक्स से। सर रे ऑप्टिक्स में है सर आखिरी में। रेट ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत है सर। मतलब आप कह रहे हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है? यस सर। सर है अब सर, सर थोड़ा सा है रे मेरा ऑप्टिक्स। मगर लास्ट लास्ट का टॉपिक इस बार हटा दिया गया है। थोड़ा सा पूछिएगा अपने सर से इसको, नहीं तो मैं कल डिस्कस करता हूँ, मैं बताऊंगा कि सर व्हाट इज द। फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन भी करेगा सर, जैसे यहाँ अपलिंक से दिखा है 6 गीगाहर्ट्ज, तो सर फिर वो सैटेलाइट से ट्रांसफर होकर सर 4 गीगाहर्ट्ज तक हो गया, मतलब जिस यस यस फ्रीक्वेंसी रेंज का सर वो यस, यू आर राइट। डाउनलिंक सर लेगा, वो चेंज करेगा अपलिंक वाले को। इट मे बी डिफर, इट मे बी डिफर, ऑब्वियस सी बात है। हम अपने सिस्टम की बात करें तो वहां अपलिंक और डाउनलोड दोनों में फर्क आ जाता है, वो फर्क तो रहेगा। लेकिन बेसिक क्राइटेरिया, वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, ये वो हमारे करिकुलम में नहीं है। मैं तो आपसे जानने के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप सभी साइंस के स्टूडेंट्स, इसको आप लोग कल पढ़ के आइएगा, अदरवाइज मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। एक छोटा सा वीडियो भी है मेरे पास, वो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। अब ये है इन दोनों के बीच में, माइक्रोवेव और ऑप्टिकल फाइबर के बीच में क्या है, ऑब्वियस सी बात है ऑप्टिकल फाइबर जो होगा वो वायर्ड है, तो आप कहीं भी उसको कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो भी गांव हैं उन सब लोगों को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करेंगे तो बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस तरह की प्लानिंग गवर्नमेंट की हमेशा चलती रहती है। और माइक्रोवेव लिंक के साथ हमारी प्रॉब्लम यही है कि अब हमें उसके लिए टावर्स बिछाने पड़ेंगे, डिवाइसेस चाहिए जो उससे कम्युनिकेट करेगी रेगुलरली। अब उन टावर्स को हमेशा बिजली की सप्लाई की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। अब आता है नेटवर्किंग डिवाइसेस, इसको शुरू नहीं करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब तक हमने आपको बताया कि जो भी कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, उसके बीच में बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, उनसे होके
वो सिग्नल गुजरता है और फाइनली हमारे डेस्टिनेशन एंड पर पहुंच जाता है। वो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब चीजें हमें पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस जो होती हैं उसमें मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है वो है मॉडम, that is responsible to convert analog signal into digital and digital into analog, and RJ45 connector। बिना इस हेल्प से कोई भी वायर हमारे सिस्टम में नहीं लग सकती। जो इथरनेट या लैन कार्ड होगा जो हमें एनआईसी प्रोवाइड करेगा, एनआईसी कार्ड, उसके अंदर जो हम कनेक्टर लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ RJ45 लगाते हैं। जो हमारे नॉर्मल टेलीफोन होते हैं उसमें जो कनेक्टर यूज होता है वो होता है RJ12। और बाकी नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज में लाई जाती हैं, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, रिपीटर हो गया, गेटवे हो गया, एटसेट्रा, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आप लोग सैटेलाइट वेव्स के बारे में जानिए, कैसे वर्क करता है, उनका सिनेरियो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके। क्लास में आज संख्या बहुत कम